नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे श्रोताओं ने हाल के कुछ करंट अफेयर्स से जुड़े स्रोत भेजे हैं और आज हम इनमें छिपी महत्वपूर्ण जानकारियों को समझने की कोशिश करेंगे। 3 सितंबर 2025 की तारीख है और दुनिया और भारत में काफ़ी कुछ हो रहा है। तो चलिए इन जानकारियों का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या खास है इसमें। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे ज़रूरी बातें निकालना और उनके मायने समझना। तो शुरुआत करते हैं एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक से। चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ की एक प्लस बैठक हुई है और सुनने में आया है कि वहीं पर एक वैश्विक शासन पहल यानी जीजीआई ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव वो भी लॉन्च हुई है। जी बिल्कुल। तो ये पहल क्या है और इसका मकसद क्या बताया जा रहा है? हाँ, देखिए ये पहल चीन ने ही शुरू की है क्योंकि एससीओ प्लस बैठक की मेजबानी भी चीन ही कर रहा था। जी। अब इस पहल का जो घोषित उद्देश्य है वो तो ये है कि भाई दुनिया भर में समानता को बढ़ावा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान हो और बहुपक्षीय सहयोग मतलब मल्टीलैटरलिज्म उसे मजबूत किया जाए। लेकिन हाँ, इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि कई जानकार इसे वैश्विक मंच पर अमेरिका के प्रभाव को बैलेंस करने की चीन की एक रणनीतिक कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। अच्छा, तो मतलब घोषित उद्देश्यों के अलावा भू राजनीतिक एंगल भी हैं। आपने एससीओ प्लस बैठक का जिक्र किया। ये सामान्य एससीओ शिखर सम्मेलन से कैसे अलग है, क्योंकि शिखर सम्मेलन भी शायद अभी हाल ही में हुआ था? हाँ, ये अच्छा सवाल है, इनमें अंतर है। देखिए एससीओ शिखर सम्मेलन जो इस साल 25वां था, जो तो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में ही हुआ। ये हर साल होता है और इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष मतलब हेड्स ऑफ स्टेट वो हिस्सा लेते हैं। जबकि ये जो एससीओ प्लस बैठक है इसका हर साल होना जरूरी नहीं है। ये मेजबान देश की सिफारिश पर हो सकती है और इसमें राष्ट्राध्यक्षों के अलावा दूसरे प्रतिनिधि डेलीगेट्स वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। ये प्लस बैठक भी 1 सितंबर को ही हुई, शिखर सम्मेलन के ठीक बाद। अच्छा, समझ गया। तो ये जो नई वैश्विक शासन पहल है, इसके पीछे सिद्धांत क्या रखे गए हैं? चीन ने क्या आधार बताए इसके? चीन ने 4 मुख्य सिद्धांत सामने रखे हैं। अच्छा। पहला, संप्रभु समानता मतलब सॉवरेन इक्वालिटी, कि भाई सारे देश बराबर हैं, चाहे छोटे हों या बड़े। ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान। तीसरा, बहुपक्षीयता यानी मल्टीलैटरलिज्म, कि वैश्विक फैसले मिलकर लिए जाएं, किसी एक देश का दबदबा ना हो। और चौथा सिद्धांत है जन केंद्रित दृष्टिकोण, जिसे पीपल सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। मतलब ऐसी नीतियां बने जिनका सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचे। क्या इस बैठक से भारत के लिहाज से भी कोई अहम बात निकली? हाँ, एक महत्वपूर्ण बात हुई इसी बैठक में। तियानजिन घोषणा पत्र, तियानजिन डिक्लेरेशन, उसको अपनाया गया और इस घोषणा पत्र में भारत में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसकी आधिकारिक तौर पर निंदा की गई है। अच्छा। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि हमले के तुरंत बाद चीन ने मतलब सीधे तौर पर निंदा नहीं की थी। तो अब इस घोषणा पत्र में इसे शामिल करना भारत के नजरिए से एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। सही है सर। एससीओ के बारे में भी थोड़ी बुनियादी जानकारी दे दीजिए, क्योंकि ये संगठन अक्सर खबरों में रहता है। जरूर। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। अभी इसमें 10 सदस्य देश हैं। चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और सबसे नया सदस्य है बेलारूस, जो 2024 में शामिल हुआ। हाँ, बेलारूस हाल ही में जुड़ा है। जी। भारत और पाकिस्तान 2017 में एक साथ पूर्ण सदस्य बने थे और ये संगठन दुनिया के करीब 24% क्षेत्रफल और लगभग 42% आबादी को कवर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्रभावशाली है। बिल्कुल। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2001 में शंघाई में हुआ था। धन्यवाद। अब रुक करते हैं भारत की एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि की ओर। देश की पहली पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च हुई है। ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है। इसका नाम क्या रखा है और इसे किसने बनाया है? जी हाँ, ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है। इस चिप का नाम विक्रम रखा गया है और इसे इसरो यानी ISRO की एक विशेष प्रयोगशाला है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL, जो चंडीगढ़ के पास मोहाली में है, उसने इसे विकसित किया है। ये एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। विक्रम नाम बहुत सार्थक। इसका अनावरण कब और कहां किया गया और इसका इस्तेमाल कहां पर होगा? इसे भारत के जो IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने नई दिल्ली में 2 सितंबर को शुरू हुए सेमीकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में लॉन्च किया। ये कार्यक्रम अभी चल रहा है।
4 सितंबर तक चलेगा। अच्छा, सेमिकॉन इंडिया में। जी, और जहां तक इस्तेमाल की बात है, तो इसरो इस विक्रम चिप का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपने सैटेलाइट्स में और लॉन्च व्हीकल्स मतलब रॉकेट्स में करेगा। देखिए, ये चिप किसी भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक तरह से कहें तो दिमाग होती है, जो सारी प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन का काम करती है। तो भारत के लिए इसका क्या महत्व है? मुझे लगता है ये सिर्फ एक चिप से कहीं ज्यादा है, शायद आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेड इन इंडिया पहल के तहत एक बहुत बड़ी और रणनीतिक उपलब्धि है। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, चीन, ताइवान जैसे कुछ गिने चुने देशों के क्लब में शामिल हो गया है, जो अपनी माइक्रो प्रोसेसर चिप खुद डिजाइन और विकसित कर सकते हैं। ये भारत सरकार के 2021 में शुरू किए गए महत्वाकांक्षी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाता है। इस मिशन का बजट करीब 76,000 करोड़ रुपए का है और इसका उद्देश्य ही यही है कि भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और पैकेजिंग में एक ग्लोबल हब बनाया जाए। तो ये चिप उस दिशा में एक बहुत ठोस कदम है। शानदार, बहुत बढ़िया। तकनीक के बाद अब पर्यावरण और विकास की बात करते हैं। नई दिल्ली में ही 20वां वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट भी हो रहा है। इसका मुख्य फोकस क्या है? जी, ये सम्मेलन 2 और 3 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहा है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सतत शिखर सम्मेलन, इसका मुख्य फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब? सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा विकास जो हमारी आज की जरूरतों को तो पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण है, उसको नुकसान न पहुंचाए, उसे सुरक्षित रखे। ठीक है। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका आयोजन कर रहा है भारतीय उद्योग परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII। CII भारत का एक प्रमुख उद्योग संगठन है, काफी पुराना है, 1895 में स्थापित हुआ था। अच्छा। जी, ये एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन है जो भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष राजीव मेमानी हैं। इस शिखर सम्मेलन में सतत विकास के एजेंडे पर चर्चा के लिए 10 देशों के नेता और कई बड़े उद्योगपति भाग ले रहे हैं। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नियुक्तियों पर नजर डालते हैं। भारत के नए महालेखा नियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA कौन बने? TCA कल्याणी जी को भारत का 29वां महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। उन्होंने SS दुबे जी की जगह ली है। CGA का पद काफी अहम होता है, लेकिन शायद बहुत से लोग इसके काम के बारे में ज्यादा नहीं जानते। क्या आप बता सकती हैं कि CGA की भूमिका क्या होती है असल में? जरूर। देखिए, CGA का पद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत जो व्यय विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसका प्रमुख होता है। आप इन्हें सरकार का मुख्य अकाउंटेंट कह सकती हैं। अच्छा, चीफ अकाउंटेंट। जी, एक तरह से। इनका मुख्य काम भारत सरकार के खातों का प्रबंधन और रख रखाव करना है। इसमें सरकार के जो मासिक और वार्षिक वित्तीय लेखे होते हैं, उन्हें तैयार करना, सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों का पूरा हिसाब किताब रखना, सरकारी विभागों के इंटरनल ऑडिट की निगरानी करना और अकाउंटिंग से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देना, ये सब शामिल है। हाँ, ये पद CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से अलग है। हाँ, वो ऑडिट करते हैं। जी, और CGA का पद 1975 में बनाया गया था। स्पष्ट है। अब शिक्षा के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। NCERT ने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है 1 सितंबर को, और इस मौके पर कुछ नई पहलें शुरू की हैं। ये क्या है? जी हाँ, 1 सितंबर को NCERT का 65वां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से 4 महत्वपूर्ण पहलें लॉन्च की गई। 4 पहलें कौन कौन सी? पहली है बाल वाटिका टीवी चैनल। ये खास तौर पर 3 से 6 साल के जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं उनके लिए है। उन तक खेल खेल में सीखने वाली शैक्षिक सामग्री पहुंचाई जाएगी इसके जरिए। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए। जी। दूसरी है दीक्षा 2.0। दीक्षा का मतलब है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका ये नया अपग्रेडेड संस्करण है, जहां NCERT, CBSE और राज्यों के शिक्षा बोर्ड की पाठ्य सामग्री और संसाधन 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। दीक्षा तो काफी पॉपुलर है, इसका नया वर्जन आया है। हाँ, बिल्कुल। तीसरी है प्रशस्त 2.0।
ये एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल है जो दिव्यांग छात्रों की पहचान करने, उनकी जरूरतों का आकलन करने और उन्हें जरूरी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराने में स्कूलों और शिक्षकों की मदद करेगा। ये भी जरूरी है। और चौथी पहल है एक किताब एक पढ़ें अनेक। ये कक्षा 1 और 2 के लिए एक एकीकृत इंटीग्रेटेड पाठ्य पुस्तक है। इसका विचार ये है कि सभी तरह के छात्र, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या क्षमता कुछ भी हो, एक ही किताब से आसानी से और एक समावेशी माहौल में पढ़ सकें। ये सारी पहले शिक्षा को ज्यादा सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में लगती हैं। एनसीईआरटी के बारे में भी संक्षेप में बता दीजिए। बिल्कुल। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीतियां बनाना, रिसर्च करना, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित करना है। डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी इसके वर्तमान निदेशक हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सैन्य सहयोग और रक्षा अभ्यासों की। भारत आजकल 2 महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यासों में हिस्सा ले रहा है। पहला है युद्ध अभ्यास या नामी अभ्यास का। जी हाँ, इस अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। अच्छा, ये किसके साथ और कहाँ हो रहा है? यह भारत और अमेरिका की थल सेनाओं के बीच होने वाला एक प्रमुख सालाना सैन्य अभ्यास है। इस साल इसका 21वां संस्करण अमेरिका के अलास्का राज्य में आयोजित किया जा रहा है। अलास्का में? वहाँ तो काफी ठंड और मुश्किल हालात होंगे। जी बिल्कुल। अलास्का अपने ठंडे मौसम और मुश्किल इलाकों के लिए जाना जाता है, जो सैनिकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण माहौल होता है। भारत की ओर से इसमें मद्रास रेजिमेंट की एक टुकड़ी भाग ले रही है। यह अभ्यास 2002 में शुरू हुआ था और बारी-बारी से दोनों देशों में होता है। पिछला संस्करण 20वां 2024 में भारत में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। ओके, भारत और अमेरिका के बीच और कौन से प्रमुख अभ्यास होते हैं? क्या आप कुछ नाम बता सकती हैं? हाँ, दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत है और कई अभ्यास होते हैं। जैसे वायु सेनाओं के बीच कोप इंडिया होता है। तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है टाइगर ट्रम्फ। और विशेष बलों स्पेशल फोर्सेस के बीच वज्र प्रहार होता है। ये कुछ मुख्य अभ्यास हैं। समझ गया। दूसरा अभ्यास जिसका जिक्र था वो है मैत्री 2025। ये किन देशों के बीच है और कहाँ चल रहा है? मैत्री भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच का संयुक्त अभ्यास है। इसका 14वां संस्करण इस बार भारत में हो रहा है। मेघालय के उमरोई में, जो जॉइंट ट्रेनिंग नोड है, वहां शुरू हुआ है। यह अभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा। अच्छा, उमरोई में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ, सहयोग और खासतौर पर आतंकवाद विरोधी अभियानों में समन्वय को बढ़ाना है। थाईलैंड का जिक्र आया तो हाल में वहाँ कुछ राजनीतिक उथल-पुथल भी हुई थी, शायद प्रधानमंत्री को हटाया गया था। हाँ बिल्कुल, आपने सही याद दिलाया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा थाई बहत है। हाल ही में वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे श्रेथा थाविसिन, उन्हें एक मंत्री की नियुक्ति से जुड़े मामले में संवैधानिक अदालत ने पद से हटा दिया था। फिलहाल पुमथम विचाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। थाईलैंड से जुड़ी एक और अहम खबर ये भी है कि उसने हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। अच्छा। और ऐसा करने वाला वो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। अब खेल जगत की ओर रुख करते हैं। बैडमिंटन प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है? ये भारत के लिए वाकई गर्व की बात है। 2026 में जो 30वीं बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप होगी, उसकी मेजबानी भारत को सौंपी गई है। अरे वाह, कहाँ होगा आयोजन? इसका आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। ये दूसरी बार होगा जब भारत इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। अच्छा। इससे पहले 2009 में हैदराबाद में इसका सफल आयोजन हुआ था। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। और हाल ही में जो चैंपियनशिप खत्म हुई है पेरिस में, उसके क्या नतीजे रहे? भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? हाँ, 2025 की 29वीं विश्व चैंपियनशिप अभी 31 अगस्त को ही पेरिस, फ्रांस में समाप्त हुई है। पदक तालिका में देखें तो चीन हमेशा की तरह टॉप पर रहा, उसके बाद मलेशिया दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर। भारत इस बार 7वें स्थान पर रहा। 7वें स्थान पर।
कोई पदक आया भारत के लिए? जी, भारत के लिए एकमात्र पदक आया पुरुष डबल्स में। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जो हमारी स्टार जोड़ी हैं, उन्होंने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता। सात्विक और चिराग लगातार अच्छा कर रहे हैं। क्या इस चैंपियनशिप के आयोजन के तरीके में भी कोई बदलाव हुआ है? हाँ, एक महत्वपूर्ण बदलाव है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF, जो इस खेल की ग्लोबल बॉडी है, उसने फैसला किया है कि 2026 से ये विश्व चैंपियनशिप हर साल आयोजित की जाएगी। हर साल? पहले तो 2 साल में होती थी। जी, अब तक ये ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर 2 साल में एक बार होती थी। अब हर साल आयोजन होने से खिलाड़ियों को विश्व चैंपियन बनने के ज्यादा मौके मिलेंगे और खेल की लोकप्रियता भी बढ़ेगी शायद। हाँ, ये तो है। अब एक थोड़े जटिल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट अल्पसंख्यक संस्थानों और शिक्षा के अधिकार यानी RTE कानून से जुड़े अपने ही एक पुराने फैसले की समीक्षा करने जा रहा है। ये मामला क्या है, थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगे? हाँ, ये मामला थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 30 है, जो देश के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ये मौलिक अधिकार देता है कि वे अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकें और उनका प्रशासन चला सकें। जी, आर्टिकल 30। दूसरी तरफ 2009 में शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम लागू हुआ। ये कानून संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बनाया गया था, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। राइट टू एजुकेशन। जी, और RTE कानून ये कहता है कि सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को कुछ श्रेणियों को छोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और वंचित समूहों के बच्चों के लिए अपनी शुरुआती कक्षा में 25% सीटें आरक्षित रखनी होंगी। तो टकराव कहाँ हुआ आर्टिकल 30 और RTE के बीच? टकराव तब सामने आया जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में एक फैसला दिया। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को जो विशेष दर्जा मिला है, उसकी रक्षा के लिए उन पर RTE कानून का ये 25% आरक्षण वाला प्रावधान लागू नहीं होगा। अच्छा, मतलब उन्हें छूट मिल गई थी इस कोटे से? जी बिल्कुल। अल्पसंख्यक स्कूलों को इस 25% कोटे को लागू करने की बाध्यता से छूट मिल गई थी उस फैसले से। और अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही उस 2014 के फैसले पर दोबारा विचार कर रहा है। ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये तय किया है कि वो अपने 2014 के उस फैसले की संवैधानिकता पर फिर से विचार करेगा। इसके लिए मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा गया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इस मुद्दे पर कानूनी स्थिति को लेकर कुछ भ्रम और असहमति बनी हुई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पलट देता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट अपने 2014 के फैसले को पलटता है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को भी, चाहे वे सरकारी सहायता लेते हों या नहीं, RTE अधिनियम के तहत EWS और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी पड़ सकती हैं। ये मामला असल में संविधान द्वारा दिए गए 2 महत्वपूर्ण अधिकारों, अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 30 यानी अल्पसंख्यकों का अपनी संस्थाएं चलाने का अधिकार, इनके बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास है। इसका नतीजा अल्पसंख्यक शिक्षा प्रणाली पर गहरा असर डालेगा। ये वाकई एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर नजर रखनी होगी। अब समाज कल्याण से जुड़ी एक पहल की बात करते हैं। कर्नाटक में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। ये किनके लिए है और इसका उद्देश्य क्या है? ये योजना कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्वच्छता कर्मियों, जिन्हें स्वच्छता कर्मी या पौर कार्मिक भी कहा जाता है, उनके लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य इन कर्मियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए वित्तीय मदद देना है। अच्छा, स्वच्छता कर्मियों के लिए ये योजना काम कैसे करेगी? क्या इसमें सीधे पैसे दिए जाएंगे? इसे बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड यानी BWSSB वो लागू कर रहा है। फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई है। इसके तहत लगभग 700 चिन्हित स्वच्छता कर्मियों को स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड? जी, इन स्मार्ट कार्ड में हर महीने 1500 रुपए की राशि डाली जाएगी
और इस राशि का उपयोग वे सिर्फ अपने भोजन और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ तय दुकानों या कैंटीनों में ही कर सकेंगे। मतलब सिर्फ खाने पीने के लिए? हाँ, यदि ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे पूरे कर्नाटक राज्य में लागू करने की योजना है। ये एक अच्छी पहल लगती है, सीधे जरूरतमंदों तक पोषण सहायता पहुंचाने की। अब मनोरंजन जगत से जुड़ी एक नियुक्ति की खबर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय हस्ती को अपना मानद ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जानी मानी फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन को UNFPA इंडिया ने लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अपना मानद ऑनरेरी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कृति सेनन? जी, कृति सेनन अपनी फिल्मों और पब्लिक अपीयरेंस में प्रगतिशील विचारों के लिए जानी जाती हैं और अब वो भारत में UNFPA के कार्यक्रमों से जुड़कर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और लैंगिक समानता पर जागरूकता फैलाने का काम करेंगी। UNFPA के बारे में भी थोड़ा बताइए, ये संस्था क्या काम करती है? UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये यूनाइटेड नेशंस की एक प्रमुख एजेंसी है। इसका मुख्य फोकस दुनिया भर में प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मातृ स्वास्थ्य, मैटरनल हेल्थ में सुधार लाना है। ये परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व और यौन स्वास्थ्य शिक्षा जैसे मुद्दों पर काम करती है। अच्छा। उनका लक्ष्य है कि हर गर्भावस्था वांछित हो, हर प्रसव सुरक्षित हो और हर युवा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। धन्यवाद। अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों पर संक्षेप में नजर डालते हैं। किस देश ने हाल ही में फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? वो देश वियतनाम है। वियतनाम ने 2 सितंबर को फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई। वियतनाम, ओके। जी, वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। राजधानी हनोई और मुद्रा वियतनामी डोंग। लुंग क्वोंग वहाँ के राष्ट्रपति और पाम मिन चिन प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में वियतनाम से जुड़ी एक और खबर थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश बन गया है। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट? क्रिकेट की दुनिया से किस बड़े ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है? ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मिचेल स्टार्क? जी, वे ऑस्ट्रेलिया की 2021 T20 विश्व कप जीत के प्रमुख सदस्य थे। हालांकि वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। भारतीय वायुसेना IAF में भी एक महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है। रखरखाव प्रमुख कौन बने हैं? जी, एयर मार्शल संजीव घोटिया को भारतीय वायुसेना का नया एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस यानी रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारी में मेंटेनेंस की भूमिका बहुत अहम होती है। नई दिल्ली में एक और एक्सपो का जिक्र है, मेडटेक एक्सपो। हाँ, इंडिया मेडटेक एक्सपो का चौथा संस्करण 4 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ये भारत में चिकित्सा प्रौद्योगिकी मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र का एक प्रमुख आयोजन है, जहां नई तकनीकों और उत्पादों का प्रदर्शन होता है। एक दिलचस्प सांस्कृतिक आदान प्रदान की खबर भी है। ब्रिटिश संग्रहालय असम को कोई ऐतिहासिक चीज उधार दे रहा है, वस्त्र। जी हाँ, ये वाकई रोचक खबर है। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में लंदन में एक बड़ी प्रदर्शनी होने वाली है। उसके लिए असम को 16वीं शताब्दी का एक दुर्लभ और ऐतिहासिक रेशमी वस्त्र, वृंदावनी वस्त्र, उधार देने पर सहमत हुआ है। वृंदावनी वस्त्र, ये क्या है? ये वस्त्र असम के महान वैष्णव संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा डिजाइन किया गया माना जाता है और इस पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है। ये बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। ये तो असम के लिए बड़ी बात है। असम के बारे में कुछ और मुख्य बातें, जैसे राजधानी, मुख्यमंत्री। जी, असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है और राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। असम अपने चाय बागानों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क तो है ही एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व धरोहर स्थल। हाँ, काजीरंगा। इसके अलावा मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोआ जैसे कई राष्ट्रीय उद्यान हैं और पिछले साल ही असम के चरायदेव मैदान, जो अहोम राजवंश के शाही दफन स्थल हैं, उन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अच्छा, अब सड़क परिवहन से जुड़ी एक आधुनिक तकनीक की बात करते हैं।
भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली कहाँ शुरू हुई है और ये है क्या असल में फ्री फ्लो? ये आधुनिक टोल कलेक्शन सिस्टम सबसे पहले गुजरात में शुरू किया गया है। मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF प्रणाली में टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रोकने वाले बूम बैरियर नहीं होते। अरे, बिना रुके टोल? जी हाँ, वाहन सामान्य गति से लेन से गुजर जाते हैं। ऊपर लगे हाई डेफिनेशन कैमरे और सेंसर गाड़ी की नंबर प्लेट और फास्ट टैग को स्कैन करके टोल अपने आप काट लेते हैं। इससे टोल प्लाजा पर जो जाम लगता है और समय बर्बाद होता है वो कम होगा। ये तो बहुत बढ़िया है, सफर काफी आसान हो जाएगा। गुजरात की बात आई है तो वहां से जुड़ी कोई और हालिया खबर? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। हाल ही में गुजरात में देश के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। गुजरात कपास उत्पादन में देश में नंबर 1 है और गिर नेशनल पार्क तो है ही एशियाई शेरों का एकमात्र घर। हाँ, गिर के शेर। मोटर रेसिंग की बात करें तो 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? फॉर्मूला 1 की डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता रहे मैक्लारेन टीम के ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री जी। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन दूसरे स्थान पर रहे और अल्पाइन टीम के इसाक हेडजर तीसरे स्थान पर रहे। एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की भी घोषणा हुई है। क्या किसी भारतीय संस्था को ये सम्मान मिला है इस बार? जी हाँ, ये भारत के लिए बहुत गौरव का क्षण है। राजस्थान स्थित एक गैर सरकारी संगठन है NGO एजुकेट गर्ल्स। उसे 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। एजुकेट गर्ल्स, बहुत अच्छा काम कर रही है ये संस्था। बिल्कुल, ये संगठन पिछले कई सालों से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती उन्हें शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने और उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद करने के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। एजुकेट गर्ल्स को बहुत बधाई। बैंकिंग क्षेत्र से भी एक खबर है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का स्थापना दिवस। जी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB ने 1 सितंबर 2025 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। IPPB की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुई थी। इसका उद्देश्य डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का उपयोग करके आम लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। 8 साल हो गए और अंत में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। किस देश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के PM। जी, सिंगापुर भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सिम्बेक्स नाम का सालाना समुद्री अभ्यास भी होता है। और हाँ, हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 आया था, उसमें सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली आंका गया था। भारत इस सूची में 77वें स्थान पर था। 77वें। तो ये थी 3 सितंबर 2025 से जुड़ी कुछ अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की हमारी विस्तृत पड़ताल। हमने देखा कि कैसे वैश्विक कूटनीति में नई पहलें हो रही हैं, भारत तकनीक और आत्मनिर्भरता में कैसे नए मुकाम हासिल कर रहा है, खेल जगत में क्या चल रहा है और कैसे संवैधानिक और सामाजिक मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि बदलावों की गति बहुत तेज है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर सामाजिक नीतियां हों। इन बदलावों के बीच उनके गहरे मतलब को समझना और भविष्य के लिए तैयार रहना ही सबसे बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी। हर घटना दूसरी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, ऐसा लगता है। सही कहा, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और इसी जुड़ाव को समझने की कोशिश हम आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहूंगी। आज हमने भारत के कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों की बात की, चाहे वो अपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाना हो, रक्षा उत्पादन हो या वैश्विक मंचों पर अपनी स्वतंत्र आवाज बुलंद करना हो। इन अलग अलग दिखने वाले प्रयासों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो आने वाले दशक में दुनिया में भारत की भूमिका और स्थिति को लेकर ये क्या संकेत देते हैं, इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा। बहुत ही सटीक सवाल, इस पे जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और उनके विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।